यस हेलो स्टूडेंट, जैसे अपन कल से प्रीवियस क्लास में माइक्रोवेव के बारे में डिस्कस किया था कि माइक्रोवेव अपना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम है और माइक्रोवेव के वैरायटी या डिफरेंट सेक्टर्स में, इन ऑलमोस्ट सेक्टर्स में इसका मोर वैरायटी से यूजेस भी, ठीक है। लेकिन इसको अपने पास प्रोपोगेशन करने के लिए ट्रांसमिशन लाइंस की रिक्वायर्ड होती है, इसको अपन वेवगाइड कहते हैं। इसका इंड्यूशन एम्प्लीफिकेशन करने के लिए जो माइक्रोवेव केविटीज बोलते हैं, ठीक है। तो अपन इन सब का स्टडी अपने सीरीज वाइज कर रहे हैं। तो कल अपने पास माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स के एप्लीकेशन को वैरायटली यूज करके, वैरायटली डिस्कस करके अपन इस माइक्रोवेव सिग्नल के प्रोपोगेशन के लिए एक ट्रांसमिशन लाइन जिसको अपन वेवगाइड कहते हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। वेवगाइड वेवगाइड एक होलो मेटेलिक ट्यूब होती है जिसके अंदर मल्टी रिफ्लेक्शन के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कन्फाइनमेंट से सिग्नल्स गाइड होते हैं फॉर द प्रोपोगेशन अलोंग टू लेंथ ऑफ गाइड। मतलब मल्टीपल रिफ्लेक्शन के द्वारा उसमें फील्ड का कन्फाइनमेंट हो जाता है और मल्टीपल रिफ्लेक्शन के द्वारा सिग्नल्स प्रोपोगेट होते हैं अलोंग टू लेंथ ऑफ ट्यूब। तो अपन इसको अपन वेवगाइड बोलते हैं क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी पर टू पैरेलल लाइन ट्रांसमिशन लाइंस सक्सेस नहीं है क्योंकि उसमें लीकेज होता है। अपने पास जो स्क्रीन डेप्थ स्केप है उसके बेसिस पर अपन उसको लीकेज फॉर्म के कारण, लीकेज होने के कारण हाई फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा फॉलो नहीं कर सकते। वो सर्किट थ्योरी के ऊपर एनालिसिस होता है टू पैरेलल ट्रांसमिशन लाइन। लेकिन वेवगाइड का जो एनालिसिस है वो अपन फील्ड थ्योरी के द्वारा करेंगे जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मेटेलिक सरफेस के द्वारा कन्फाइंड होंगे। एक मेटेलिक सरफेस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की एक कंडीशंस होती है जिनको अपन बाउंड्री कंडीशंस कहते हैं। वो क्या होती है कि मेटेलिक सरफेस के ऊपर नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज जीरो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट और नॉर्मल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज जीरो होता है। तो उस बाउंड्री कंडीशन को यूज करते हुए अपन वेव सिग्नल्स की प्रोपोगेशन कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करेंगे। तो अपन ने बताया कि मैंने वेवगाइड में उस वेव सिग्नल्स के प्रोपोगेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उस वेवगाइड की कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसकी गाइड वेवलेंथ, उसका इंपीडेंस जो वेव इंपीडेंस बोलते हैं, इसकी फेज वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो अपन इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपन उस वेवगाइड में प्रोपोगेट वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे जिससे अपने पास उस वेवगाइड की सरफेस पर या इनसाइड में फील्ड पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन भी नोन हो जाएगा। मतलब उसका सॉल्यूशन आएगा तो फील्ड्स की वैल्यू निकालना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड्स के कंपोनेंट EX, EY, EZ, मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट VX, VY, VZ की वैल्यू फाइंड कर लेंगे जिससे अपन फील्ड पैटर्न पता चल जाएगा। फिर अपन रेस्टिकेशन से जो वेव कांस्टेंट, जो फेज कांस्टेंट अपने पास कहते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट की वैल्यू से अपन उसका फेज कांस्टेंट निकाल लेंगे, फेज वेलोसिटी निकाल लेंगे, गाइड वेवलेंथ निकाल लेंगे और उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। एक मेन बेसिक डिफरेंस है टू पैरेलल लाइन में वेवगाइड में कि वेवगाइड एक हाई पास फिल्टर की तरह वर्क करती है किसमें लेस टू ए फाइनाइट फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स आर नॉट प्रोपोगेट, अबाउट टू ए फाइनाइट फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स आल्सो प्रोपोगेट। तो मतलब एक फाइनाइट फ्रीक्वेंसी से लेस सिग्नल्स में से पास नहीं होते हैं, एक फाइनाइट से अबाउट, इसलिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। इसलिए मैं हाई फ्रीक्वेंसी फिल्टर में वर्क करता है। तो अपन वेवगाइड की दो टाइप के होते हैं, रेक्टेंगुलर वेवगाइड और सर्कुलर वेवगाइड। उनका डिस्कस नहीं, मैं केवल वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन को हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के द्वारा डिनोट कर सकते हैं। तो मैंने कल एक लाप्लास इक्वेशन का सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड के टर्म्स में उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो मैं यहां पर एक वेव इक्वेशन एज्यूम कर रहा हूं जो किस टाइप की वेवगाइड में वो कंडीशंस बाद में अप्लाई करेंगे। एक वेव इक्वेशन
तो उस वेव इक्वेशन के बारे में हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की टर्म में होती है वेव इक्वेशन फॉर ईएम वेव, वो भी कौन सी, ईएम वेव की। तो मतलब ईएम वेव का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स होगा, और एक स्पेशल डायरेक्शन का, जैसे जेड डायरेक्शन जेड कंपोनेंट, वाई डायरेक्शन तो वाई कंपोनेंट, उसमें भी अपन ईएम वेव के दो मोड होते हैं। आगे इसका अपन कंडीशन अप्लाई करके कि टीई मोड और टीएम मोड, और एक थर्ड टीईएम मोड जो वेव रेक्टेंगुलर वेवगाइड में डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को ट्रांसवर्स कर दिया, प्रोपोगेशन के रिमूव कर दिया, केवल जेड कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोगेट होगा। इसमें केवल जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोगेट होगा, इसमें दोनों ही ट्रांसवर्स हो गए। ठीक है, तो अपन यहां ये तीन टाइप के मोड्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए अपन वेवगाइड पर कंडीशन अप्लाई करेंगे, लेकिन एक सिंपली ईएम वेव का जो इक्वेशन है वो टी के लिए, टीएम के लिए केवल वेरी जो कंपोनेंट है वो डिफरेंट होगा, शेप एक ही होगा, चाहे किसी भी टाइप की वेव हो। तो मैं वेव इक्वेशन को इस टाइप से नोट करूंगा, डेल स्क्वायर फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है, हो सकता है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड हो या ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड हो, इजकल टू गामा स्क्वायर ई, ऐसा लिखते हैं। मान लें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपोगेट इन द मीडियम, मतलब वेवगाइड के इनसाइड जो फ्री स्पेस है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, हो सकता है कंडक्टिंग मीडियम हो। ठीक है, तो अपन कोई मीडियम ले लेते हैं कि फॉर द मीडियम माय वेव इक्वेशन इज डिफाइंड वेयर गामा इज द प्रोपोगेशन कांस्टेंट, ठीक है, मतलब एक जनरल इक्वेशन सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं यहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड में आप कंफ्यूज हो रहे हो, बाद में अपन कंडीशन ई की जगह मैं ई या बी लिख साई लिख देता हूं। साई इज द फंक्शन ऑफ प्रोपोगेटिंग कंपोनेंट, मतलब ई जेड हो सकता है, एच जेड हो सकता है, जेड डायरेक्शन में यदि प्रोपोगेशन है तो यहां पर मैं इन जो इस टाइप की इक्वेशन है, गामा यहां प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, साई वेव फंक्शन है। ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेल डिफरेंशियल ऑपरेटर है, गामा में भी कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हो सकती है, एक्स प्लस आई टी वाई के फॉर्म में। तो अपन वेव इक्वेशन जो फील्ड इक्वेशंस है कि इस टाइप का इक्वेशन है, तो यहां अपन इस गामा की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो मैं यहां मैक्सवेल इक्वेशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इंटर रिलेटेड के द्वारा एनर्जी का प्रोपोगेशन करते हैं, तो दे आर रिलेटेड बाय द मैक्सवेल इक्वेशंस, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के इंटर रिलेशन को अपन मैक्सवेल इक्वेशन के द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसकी वेव इक्वेशन को अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में टर्म करने के लिए द मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल्स इक्वेशन की बात करें फॉर द मीडियम, डेल डॉट ई बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन, डेल डॉट बी इज 0, डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डी बी अपॉन डी टी, डेल क्रॉस एस में ले लें, यदि एस में बी में रिलेशन होता है, बी इजकल टू म्यू एच। ठीक है, चाहे अपने यहाँ में एस मैग्नेटाइजेशन फील्ड का कंपोनेंट है, या म्यू जे, एच आ गया तो केवल जे आएगा, यदि बी होता तो म्यू जे करते हैं, प्लस जे करंट डेंसिटी, और यहां एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी। फॉर द मीडियम है तो बी इक्वल टू, यहां पर सब रिलेशंस में इस मैक्सवेल इक्वेशंस बोलते हैं, ये इक्वेशन 2 नाम देते हैं। तो अपन वेव इक्वेशंस डिफाइन करना चाहते हैं फॉर द इलेक्ट्रिक प्रोपोगेशन या मैग्नेटिक प्रोपोगेशन, बोथ आर सिग्नल्स आर प्रोपोगेट एज ए वेव, मतलब इलेक्ट्रिक सिग्नल्स और मैग्नेटिक सिग्नल दोनों ही एज ए वेव नेचर में प्रोपोगेट होंगे, वो यहां से प्रूव भी कर सकते हैं। मैक्सवेल इक्वेशंस ही रिप्रेजेंट करती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स आर कैरीज द एनर्जी, प्रोड्यूस द कैरियर वेव। तो अपन कैसे इस वेव इक्वेशन, इस टर्म में अपन इसको डिफाइन करें, जहां गामा की वैल्यू निकालना चाहते हैं अपन। तो देखो
फॉर द मीडियम नोट कंडक्ट, मैंने यहाँ कंडक्टिविटी भी नोट की है, कंडक्टर मीडियम है, परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक है, कौन सा है वो नहीं, मीडियम लिया है अपन ने, ठीक है। तो देखिए इसमें अपन टेकिंग द कर्ल ऑफ थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन, चलो ई के लिए प्रोपोगेशन फंक्शन निकाल, वैसे सिमिलरली एस के लिए भी आ जाएगा। तो ई के लिए टेकिंग द कर्ल डेल क्रॉस ई, या थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन का कर्ल ले लूं, डी जगह म्यू एच तो माइनस म्यू ले लो, डेल अपॉन डेल टी अंदर आ जाएगा, डेल क्रॉस एच। थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन में बी की जगह म्यू एच लिख दिया है और दोनों तरफ कर्ल ले लिया है, ठीक है। देखिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी वाला फॉर्मूला अपना अप्लाई करें, मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी तो होता है बी बाहर आता है ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी है तो सी बाहर आएगा, ठीक। पर वेक्टर में है, वेक्टर एनालिसिस फॉर्मुलेशन में अपन ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करें तो देखो बी का मतलब डेल और डेल डॉट ई माइनस ए डॉट बी डेल डॉट डेल और सी बाहर आ गए, वेक्टर में ही है, इक्वल टू म्यू, ये परमिबिलिटी है, डेल अपॉन डेल टी, डेल क्रॉस एस की वैल्यू बाय फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन से वैल्यू रख दें तो आ जाएगा जे प्लस एप्सिलॉन ई अपॉन डेल टी। थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फील्ड इक्वेशन निकालने के लिए अपन मैक्सवेल इक्वेशन की हेल्प ले रहे हैं, और वो फॉर द मीडियम, और मीडियम में अपन यहाँ चार्ज डेंसिटी करंट डेंसिटी को भी कंसीडर किया, फॉर द परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक बोथ आर जीरो। जे को अपन उस कंडक्टिविटी मीडियम के लिए अपन जे इजकल टू सिग्मा ई में लिखते हैं, द कंडक्टिविटी सिग्मा अप्लाइड फील्ड ई हो, ठीक है। तो देखो जे की जगह अपन क्या लिखते हैं सिग्मा ई, यहां देखो फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन नोट कर सकते हैं, फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन के अंदर डेल डॉट ई बराबर क्या होता है रो अपॉन एप्सिलॉन। अब देखिए वहां बाहर अपने पास डेल है, यदि चार्ज फ्री रीजन मान लो कि फ्री चार्ज डेंसिटी इज द जीरो है, बट कंडक्टिविटी इंड्यूस्ड बाय द एप्लाइड फील्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन, जो मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम में अपन क्या करते हैं अप्लाइड करते हैं तो वहां फ्री चार्ज नहीं है, बट जो बॉन्ड चार्ज है वो भी गेट द हार्मोनिक मोशन अंडर द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो हार्मोनिक मोशन से एक करंट इंड्यूस होती है जिसको अपन डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, तो वो है यहां फ्री चार्ज डेंसिटी इज द जीरो है, तो देन फॉर दिस फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन इज जीरो, डेल डॉट इज इक्वल टू जीरो, फ्री चार्ज डेंसिटी नहीं है, लेकिन करंट डेंसिटी जे इंड्यूस होने का कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहां पर अपन जीरो कर दें, ठीक है। यहां डेल स्क्वायर ई हो जाएगा, ए डॉट ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू, पहले एक बार डेल अपॉन डेल टी, जे की जे क्या लिखोगे डेल सिग्मा ई प्लस एप्सिलॉन है परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी बोलते हैं, डेल अपॉन डेल टी। डिफरेंशियल ऑपरेटर को ऑपरेट करें इस पर तो देखिए माइनस म्यू सिग्मा डेल ई अपॉन डेल टी प्लस सॉरी माइनस ही आएगा माइनस म्यू एप्सिलॉन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टी स्क्वायर। नेगेटिव दोनों तरफ से कैंसिल कर दें तो अपने पास आएगा डेल स्क्वायर ई इजकल टू म्यू
सिग्मा डेल ई अपॉन डेल टी प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक वेव इक्वेशन आ गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बोथ आर फील्ड्स आर प्रोपोगेट एज ए वेव सिग्नल ऑफ दिस इलेक्ट्रिक signal wave equation is represented by this equation. This equation is known as equation 2. As similarly we can find the derivation of the H field propagation taking the curl of fourth Maxwell equation and substitute the value of first and fourth third. पहले फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन का कर्ल ले लेंगे और कर्ल लेके अपन उसमें थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन और फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन की वैल्यू सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन की वैल्यू रख देंगे तो अपने पास सेकंड टाइप का ऑर्डर ये एच के लिए भी इक्वेशन आ जाएगा। तो यहां देखिए अपने पास जो टाइम डेरिवेटिव फील्ड है मतलब वेव टाइम फैक्टर्स का टाइम फैक्टर को अपन कैसे नोट कर सकते हैं कि E इज प्रोपोर्शनल इज वेव फैक्टर। तो वेव को अपन एक्सपोनेंशियली फंक्शन में नाम ले लें आइटा ओमेगा टी के। अब वो किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट जेड तो जेड आएगा, एक्स है तो एक्स आएगा। ठीक है, तो अपन यहां प्रोपोगेशन कांस्टेंट इसको अपन इस टाइप से लिख लेते हैं कि गामा अपन को प्रोपोगेशन कांस्टेंट निकालना है तो ई की पावर आइटा ओमेगा टी, टाइम फैक्टर तो अलग होगा ही, ई की पावर मैं यहां गामा जेड, मतलब अपनी जो वेव है इस प्रोपोगेट अलोंग टू जेट एक्सिस विथ प्रोपोगेशन कांस्टेंट गामा। ठीक है, ये फ्री स्पेस प्रोपोगेशन कांस्टेंट है गामा। मीडियम जो अपने यहां फ्री स्पेस डायलेक्ट्रिक मीडियम की जो बात कर रहे हैं उस मीडियम का प्रोपोगेशन कांस्टेंट है। तो अपन यहां पर जो वैल्यू है गामा स्क्वायर की जो वैल्यू निकालना चाहिए यहां पर इसके अकॉर्डिंग अपन इसका डिफरेंशियल टाइम डेरिवेटिव डिफरेंशियल तो निकाल लें यहां पर। ठीक है, इसमें वैल्यू रखें दोस्तों फर्स्ट डिफरेंशियल ऑर्डर आइटा ओमेगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये तो प्रोपोगेशन कहां पर अपने वेव गाइड में है तो गाइड प्रोपोगेशन कांस्टेंट ले लेंगे। अपने पास किसी कंडक्टर मीडियम में कंडक्टर प्रोपोगेशन कांस्टेंट ले लेंगे। ठीक है, वो उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन अपन गामा की वैल्यू को अपन वेव स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन करके निकाल लेंगे। यहां क्या कर रहा हूं डेल अपॉन डेल टी की जगह टी की रेस्पेक्ट में यदि ई फैक्टर का डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो मान लो यहां पर कांस्टेंट भी हो जाए, प्रोपोर्शन कांस्टेंट नहीं, मैं यहां पर पूरा कंप्लीट वैल्यू ई नोट लिख सकता हूं। देखिए आ गया, मैं यहां ई की वैल्यू को ई नोट मान लिया, ई की पावर जे ओमेगा टी ई की पावर गामा जेड। तो डेल ई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू जे ओमेगा ई नोट ई की पावर जे ओमेगा टी ई की पावर गामा जेड। तो मतलब इसको लिख सकते हैं जे ओमेगा ई। जे यहाँ आइटा यहाँ फेज फैक्टर है, आइटा के अंदर अपने यहाँ आइटा डिफाइन करता है। ठीक, तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन होगा तो डेल अपॉन डेल टी स्क्वायर ई, तो क्या हो जाएगा माइनस आइटा आइटा माइनस हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ई यदि वेक्टर में। तो ये दोनों वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो अपने पास आ जाएगा म्यू सिग्मा जे ओमेगा ई और इधर आ जाएगा माइनस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर ई। इक्वेशन 2 में वेग जो इक्वेशन है उसमें मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अपने पास इक्वेशन बन गया डेल स्क्वायर ई इजकल टू, यहाँ ई कॉमन ले लें तो माइनस माइनस कॉमन ले लें, म्यू कॉमन आ जाएगा, ओमेगा कॉमन आ जाएगा, म्यू ओमेगा। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा ओमेगा एप्सिलॉन
ये माइनस में, अच्छा प्लस में हो गए, और ये माइनस में बन जाएगा फर्स्ट वाली टर्म जे सिग्मा, ठीक है, इंटू ई। ठीक है, तो अपने पास यहाँ चाहे अपन इसको कंबाइंड फॉर्म में भी लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर और प्लस जे ओमेगा म्यू सिग्मा, मतलब ये वैल्यू है ई के वेव इक्वेशन फैक्टर में ई। चाहे अपन वेक्टर में स्केलर फंक्शन में ले तो यहाँ वेक्टर स्केलर, देखो यहाँ अपन एक जो वर्ड्स है एजुसल ले रहे हैं कि डायरेक्शन अपन यदि ई की पावर फैक्टर अलोंग टू जेड एक्सिस कर लें तो वो फैक्टर वेरीज हो रहा, तो अपन यहां देखो डेल स्क्वायर ई किसी वेक्टर का नहीं ले सकते, ये फैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड फैक्टर है, ठीक है, जो साइनसोइडली वेरीज है। तो अपन यहां पर डेल स्क्वायर स्केलरली, अपन स्केलर की फंक्शन वेरीज बाय दिस वेव इक्वेशन मोड, इस वेव इक्वेशन मोड के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये वेरीज होगा, इसलिए अपन वेक्टर फॉर्मुलेशन नहीं करते। यहां इस इक्वेशन का अपन फर्स्ट इक्वेशन से कंपैरिजन करें तो यहां पर जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट गामा स्क्वायर है वो इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर जे ओमेगा म्यू सिग्मा। तो मतलब गामा इक्वल टू अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस जे ओमेगा म्यू सिग्मा। ठीक है, अब यहां पर जो गामा की वैल्यू है वो यदि 0 है देन फॉर दिस नॉट प्रोपोगेशन, एंड इफ वैल्यू इज द इमेजिनरी, गामा की वैल्यू यदि इमेजिनरी है तो इस प्रोपोगेट एज ए वेव, और यदि इसकी वैल्यू रियल है देन अटेन्यूएटेड। 3 प्रोपोगेशन में होगा कि गामा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, रियल आ रही है, तो इसका मतलब है वो अल्टरनेट हो रही है, और यदि अपने पास यहां गामा की वैल्यू 0 आ रही है तो वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी रीजन को बता रहा है। ठीक है, तो अपन इस गामा की वैल्यू के बेसिस पर अपन प्रोपोगेशन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का एक्सपेंशन डेरिवेशन यहां से करेंगे। ठीक है, ये अपने पास सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सॉल्यूशन और प्रोपोगेशन कांस्टेंट का एनालिसिस हो गया। अब अपन कंसीडर करते हैं कि इन द वेवगाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपोगेट अलोंग टू जेड एक्सिस विथ प्रोपोगेशन कांस्टेंट गामा जी अलोंग टू, मतलब गाइड वेवलेंथ में अलोंग टू जी है, तो मतलब अपने पास ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड जो कंपोनेंट, कोई भी जो कंपोनेंट है वो ई की पावर, साइनसोइडली पार्ट तो ये होता ही है, ये तो वेव फैक्टर पार्ट है, ई की पावर गामा जी जेट होगा, जबकि फ्री स्पेस वेव के लिए गामा जेट आता है। तो गामा तो क्या फ्री स्पेस प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, और गामा जी इन द वेव गाइड प्रोपोगेशन कांस्टेंट है। तो अपन इसके लिए अपन 3 डायमेंशन इक्वेशन को अपन कैसे लिख सकते हैं, वेव इक्वेशन को, जो अपने पास ये था डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू गामा स्क्वायर ई। ठीक है, जहां गामा की वैल्यू अपने कंपेयर कर ली, यहां डेल स्क्वायर को जेट एक्सिस डायरेक्शन में ही वेव प्रोपोगेट हो रही है, तो एक्स कंपोनेंट वाई, इसको अपन कंप्लीटली रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल अपॉन डेल वाई स्क्वायर और डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू गामा स्क्वायर ई। यहां अपन यदि वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग टू जेड तो इसको अपन माइनस गामा जी लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल जेड को, तो डेल अपॉन डेल जेड स्क्वायर को अपन गामा जी स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब अपने पास एक फैक्टर और रिड्यूस हो जाएगा,
प्रोपोगेटिंग ए फाइनल डायरेक्शन ई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल ई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस गामा जी स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, दोनों को एक जगह ले लो, ई इजकल टू 0। ठीक है, तो अपने पास ये एक सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। ये गामा जी गामा माइनस गामा जी, इनके बीच में रिलेशन तो निकालना अपन को, वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो अपन इस इक्वेशन को अपन पार्शियल वेव डिफरेंशियल इक्वेशन से सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए अपने पास इक्वेशन में यहाँ 1 2 आगे 3 इक्वेशन आ गई। मतलब क्या कंडीशन ले ली है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक फाइनाइट जेड डायरेक्शन में गाइड हो रही है प्रोपोगेट होने के लिए, तो उसका गाइड प्रोपोगेशन कांस्टेंट विद द जेड एक्सिस गामा जी। गामा इज द फ्री स्पेस प्रोपोगेशन कांस्टेंट है जो मीडियम के अंदर अपन नोट कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, फ्री स्पेस में। तो अपने पास इन दोनों से वेव इक्वेशन को फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, फॉर द मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट सिमिलरली अपन निकाल सकते हैं। तो अपन ने इस इक्वेशन में यहां डेल अपॉन डेल जेड स्क्वायर की जगह गामा जी फैक्टर अपन ने नोट कर दिया। तो अब अपने पास यहां पर जो गाइड वेवलेंथ, फेज कांस्टेंट, वेलोसिटी के लिए एक्सपेंशन निकालने के लिए अपन इस इक्वेशन को पार्शियल वेव जो अपने पास ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से सोल्व करते हैं और इन एक्स वाई डायमेंशन। अब यहां पर अपन वेव गाइड की अपन रेक्टेंगुलर वेव गाइड के लिए सॉल्यूशन कंडीशन लगा दी। यहां अपन सेपरेटली भी इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कैसे? ई को अपन फंक्शन ऑफ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के टर्म में मान लें, ये माइनस के एक्स माइनस के वाई लिख लें, और ये माइनस के एक्स माइनस के वाई का मान है वो अपन यहाँ साइनसोइडली फंक्शन में सॉल्यूशन आएगा, और की पावर जेड में तो अपने पास इक्वल टू ई का सॉल्यूशन आ जाएगा। अब वो ई का कंपोनेंट कौन सा है, साइनसोइडली मतलब जेड पार्ट है, तो प्रोपोगेटिंग फैक्टर कौन सा है, जेड है, तो जेड पार्ट का सॉल्यूशन आएगा। तो मैं एक सिंपल सा बाद में उसका यूज कर लेंगे, यूजिंग द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन 3। इस इक्वेशन को 3 को सॉल्यूशन कर रहे हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से। तो मतलब अपन एज्यूम कर लेते हैं कि इज द फंक्शन ऑफ एक्स एक्स एंड वाई वाई, जबकि ई की पावर आइटा ओमेगा टी की पावर माइनस गामा जी जेड फैक्टर तो है ही, मतलब ये ई की पावर गामा जी जेड फैक्टर तो है ही अपने पास। तो ये वैल्यू अपन दो फंक्शन के एक्स और वाई का जो प्लानिंग फंक्शन है जहां डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये अपन इसमें वैल्यू रखे इसी का डिवाइड दे दें, ये फंक्शन में इसी की वैल्यू रखे इसी का डिवाइड दे दें, तो अपने पास ये फंक्शन बन जाएगा। मतलब क्या कर रहा हूं, सेपरेशन वेरिएबल मेथड से इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए यहां मैंने ई को एक दो फंक्शन के प्रोडक्ट एम्पलीट्यूड के रूप में मान लिया, जो प्रोपोगेटिंग फैक्टर तो जेड के अलोंग ई की पावर माइनस गामा जेड है। इसकी वैल्यू अपन इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करके इसी का डिवाइड दे रहा हूं, एक्स डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 अपॉन कैपिटल वाई स्मॉल वेरिएबल वाई स्क्वायर, प्लस गामा जी का स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इजकल टू 0। तो देखिए अपन इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए दीज टर्म्स आर सेपरेटली इक्वल टू कांस्टेंट, थर्ड टर्म तो ऑलरेडी तो कांस्टेंट है, और फर्स्ट और सेकंड टर्म आर फंक्शन इंडिविजुअली वेरिएबल, इंडिपेंडेंट है इधर, तो तीनों टर्म्स इंडिपेंडेंट है, तो सेपरेटली इक्वल टू कांस्टेंट, दीज कांस्टेंट आर सेटिस्फाई द इक्वेशन। मतलब तीनों जो कांस्टेंट्स हैं उनका सम इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो लेट दिस टर्म इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर एंड सेकेंड टर्म इज इक्वल टू माइनस के वाई स्क्वायर। तो देखिए सिंपली दो इक्वेशन बन गई अपने पास, रेस्टिकेशन तो अलग बन जाएगा।
दो इक्वेशन कौन सी बन गई, 1 अपॉन कैपिटल एक्स डेल स्क्वायर कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस के एक्स स्क्वायर। इसको अपन थोड़ा सोल्व आउट करके सिंप्लीफाई लिख लें, एसएसएम इक्वेशन बनेगी एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर एक्स इजकल टू 0। सिंपली एक एसएसएम इक्वेशन है जहां ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इजकल टू के एक्स है। एंड बाय द सेकेंड एज्यूशन इसको अपन लिख सकते हैं ऐसे, पहले y इजकल टू माइनस के वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसको भी अपन सॉल्व फॉर्म में लिखते हैं के वाई अपॉन वाई स्क्वायर के वाई स्क्वायर कैपिटल वाई इजकल टू 0 ऑल्सो भी इक्वलेंट टू एसएसएम इक्वेशन। ये दोनों कैपिटल जो इक्वेशंस है वो एसएसएम इक्वेशंस है, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी उसकी क्या है, के एक्स और के वाई है। तो इनके सिंपली सॉल्यूशन साइन कोसाइन होंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, कैपिटल एक्स इजकल टू कोई कांस्टेंट ए साइन के एक्स एक्स प्लस कांस्टेंट कोई बी कोस के एक्स एक्स, here we are their constant and solution of second capsule इसका निकालें अपन। तो कैपिटल Y इजकल टू ए भी ले लिया तो सी कांस्टेंट साइन के वाई वाई प्लस कोई डी कोस के वाई वाई। सिंपल ऐसे इक्वेशन है, साइन कोसाइन सॉल्यूशन होंगे। तो इसका मतलब है अपने पास सॉल्यूशन ऑफ ई, यहां पर कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू आ गई तो टोटल जो वेव फील्ड इक्वेशन है वो वेव फील्ड इक्वेशन ही आ जाएगी ए साइन के एक्स एक्स प्लस बी कोस के एक्स एक्स, दूसरा सी साइन के वाई डी कोस के वाई वाई और e की पावर माइनस प्रोपगेशन फैक्टर इनटू जेड एट वेयर द कंडीशन रेस्ट्रिगेशन। कंडीशन क्या है अपने पास, देखिए इस इक्वेशन में दो कांस्टेंट माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के वाई कांस्टेंट इक्वल टू 0, माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर प्लस गामा जी स्क्वायर गामा स्क्वायर इजकल टू 0। इसको अपन सोल्व आउट में ऐसे लिख सकते हैं, गामा जी स्क्वायर इजकल टू के एक्स स्क्वायर के वाई स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ये अपना रेस्ट्रिगेशन है वेव प्रोपोगेशन के लिए। ठीक है, तो देखिए जहां गामा स्क्वायर की वैल्यू अपने पहले डिफाइन कर दी थी फ्री स्पेस, क्योंकि रो इक्वल टू 0 लिया था अपन, फ्री स्पेस प्रोपोगेशन के लिए ले सकते हैं। तो मतलब अपने पास ये जो सॉल्यूशन आया है कि स्पेसिफिक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ई फील्ड के लिए, तो एस फील्ड के लिए भी सेम इसी टाइप का सॉल्यूशन आएगा यदि अलोंग टू प्रोपोगेट ने जेड एक्सिस लिया है। रेस्ट्रिगेशन यही रहेगा। तो अपन अब इस सॉल्यूशन की इस बेसिक फेनोमेना को, इस बेसिक सॉल्यूशन को रेक्टेंगुलर में, जो रेक्टेंगुलर वेवगाइड में प्रोपोगेट स्पेशली मोड के क्रॉसवर्डिंग यूज करेंगे। तो अपन अब अपना कि वेवगाइड को डिफाइन कर लिया, वेवगाइड में जो वेव इक्वेशन होते हैं फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया, उनका रेस्टिगेशन फाइंड आउट कर लिया, जिससे करैक्टरिस्टिक निकालेंगे, सॉल्यूशन से अपन फील्ड कंपोनेंट निकालेंगे, फील्ड पैटर्न निकालेंगे। दो स्टडी करेंगे अपन। वेवगाइड की स्टडी से अपना मीनिंग है
कि वेवगाइड में जो सिग्नल्स प्रोपोगेट हो रहे हैं उन सिग्नल्स के कंपोनेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन निकालना चाहते हैं, पहला। दूसरा, उस वेवगाइड की कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट निकालना चाहते हैं एज ए फेज कांस्टेंट, फेज वेलोसिटी, जो ग्रुप वेलोसिटी के नाम में गाइड वेलोसिटी कह सकते हैं, गाइड वेवलेंथ और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेव इंपीडेंस, ये पैरामीटर निकालना चाहते हैं। उसके लिए अपने पास रेस्टिगेशन आ गया और फील्ड के लिए सॉल्यूशन आ गया। तो अब अपन वेवगाइड के जो दो पार्ट होते हैं, इसमें पहला रेक्टेंगुलर वेवगाइड, रेक्टेंगुलर वेवगाइड, मतलब द वेवगाइड ऑफ विच क्रॉस सेक्शन इज रेक्टेंगुलरली, मतलब जैसे एक आयत की तरफ डायमेंशन आर नॉट इक्वल स्पायरली, डायमेंशन मे बी इक्वल बट नॉट इक्वल, ए एंड बी अलग डायमेंशन का है। तो दिस वेवगाइड होलो मेटेलिक ट्यूब है जिसका क्रॉस सेक्शन क्या है, रेक्टेंगुलर साइज में है। और इन दिस जो वेव्स है, सिग्नल्स आर द ऑफ इट्स लेंथ अलोंग टू जेट एक्सिस, उसकी लेंथ किधर है, जेट एक्सिस पर है, तो उसका क्रॉस सेक्शन एक्स वाई प्लेन में हो गया। तो इसलिए अपन रेक्टेंगुलर वेवगाइड एज्यूम करते हैं इसका क्रॉस सेक्शन इन द एक्स वाई प्लेन, दिस इज जेट, इसको x ले लें, इसको y ले लें, तो दूसरी प्लेन अपने पास जेट एक्सिस हो गई। यहां पर मैं इसका इस टाइप से देखो, आगे अपन जेट एक्सिस, ये सामने जो फ्रंट दिख रहा है वो दिख रहा है कि इसका अपने पास आगे मतलब इसकी लेंथ इनफाइनाइट है। देखिए तो पीछे ही हूं, सामने से क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में इसकी डायमेंशन इज द ए, और इन द वाई डायरेक्शन इज डायमेंशन इज द बी, मतलब इसकी एक्स डायरेक्शन में जो विड्थ है वो ए है और वाई डायरेक्शन में बी है। एक होल पाइप दिख रहा है आपको, सामने क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर एक्स वाई प्लेन में, और प्रोपोगेशन इसके जेट एक्सिस डॉट डॉट को दिख रहा है, मतलब जेट एक्सिस के अलोंग हो रहा है, वो पॉजिटिव में सामने है, नेगेटिव बात की तरफ है। तो ये अपनी एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड का एक्स रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अरेंजमेंट है, जिसमें सिग्नल इज प्रोपोगेट या गाइड अलोंग टू जेट एक्सिस ऑफ इस क्रॉस सेक्शन इन एक्स वाई प्लेन। इन दीज डायमेंशंस अलोंग टू एक्स एक्सिस इज ए एंड डायमेंशन अलोंग टू एक्स वाई एक्सिस इज बी। ये भी अपने लेट कंसीडर कर लिया, और इसमें अपने कोई वेव प्रोपोगेट हो रही है। अब आपकी वेव प्रोपोगेशन के दो मोड होते हैं, थ्री मोड भी होते हैं, लेकिन मोड एक एग्जिस्ट नहीं होता इसमें, कि देयर आर टू मोड पॉसिबिलिटी ऑफ गाइड सिग्नल्स इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड। यहां पर रेक्टेंगुलर वेवगाइड में प्रोपोगेट सिग्नल्स के दो पॉसिबल मोड है, जो है पहला टीई मोड, ठीक है, और सेकंड है टीएम मोड। पॉसिबल टीएम की भी है, लेकिन लिख लेते हैं कैसा होता है, लेकिन वो जस्ट नॉट एग्जिस्ट, प्रूव भी करना हो तो अपन कर देंगे। टीएमई मोड, ये तीन टाइप के मोड्स, पॉसिबल मोड्स हैं। मीनिंग क्या है कि इन दिस मोड ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, मतलब प्रोपोगेशन कंपोनेंट अलोंग टू जेट एक्सिस जीरो ऑलवेज, but Az is not zero and other fields also be not zero, लेकिन Ez definitely zero for the TE mode। TM mode के लिए Az is definite zero, Ez is not zero, मतलब Ez propagate होगा अपना। जब हम वेव इक्वेशन में प्रोपोगेटिंग फील्ड का जो इक्वेशन जहां E ले रहे थे वहां S ले रहे थे, वहां अब इस मोड के लिए अपन Ez लेंगे, TM मोड के लिए अपन Az। इसके अंदर बोथ आर ट्रांसवर्स, Ez एंड Az इक्वल टू जीरो, और अपन यदि अदर फील्ड्स आर भी जीरो हो जाएंगे तो मींस नॉट सेटअप या नॉट प्रोपोगेट टी मोड इन द रेक्टेंगुलर वेवगाइड। ये अपन आगे प्रूव भी करेंगे इसको। तो अपन तीनों मोडों में डिफरेंट टाइप से स्टडी करेंगे। टी मोड में
अब टीएम मोड में पॉसिबल कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के जो वेरियस मोड्स होते हैं उनको भी अपन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, मोर देन पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं, तो उसे कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट टाइम मोड्स और डिफाइन करेंगे, T11, T10, T1। तो अपन अभी तो अपन बेसिकली तो प्रोपोगेटिंग फील्ड के बेसिस पर 3 मोड डिवाइड किया रेक्टेंगुलर वेवगाइड। रेक्टेंगुलर वेवगाइड क्या होती है? उसका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के अंदर सिमेट्रिक अरेंजमेंट, और दूसरा पॉसिबल प्रोपोगेट मोड इन दिस मोड इन 3 टाइप्स। तो कब किसी अपन एक मोड की स्टडी करेंगे। देखो अपन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट के लिए इक्वेशन अपन ने फाइंड कर रखी है, सॉल्यूशन एजेट में भी सेम एज इट वही आएगा। मैं टीएम मोड लेके इसका एनालिसिस करता हूं, वही स्टेप आपको टी के लिए रिपीट करनी है, और वही स्टेप टीएम के लिए करोगे तो 0 आ जाएगा 2 स्टेप में, मतलब सारे फील्ड से ही 0 हो जाएंगे, तो नॉट एग्जिस्ट कंपोनेंट। तो आपको 3 मोडों में से एक मोड एग्जिस्ट नहीं होता, और ये 2 मोडों में से मैं किसी एक मोड का कंप्लीटली एनालिसिस कर रहा हूं। सिमिलरिटी बस केवल फील्ड एजेट इसमें 0 है तो उसमें इजेड 0, एजेट के लिए सॉल्यूशन करना है, मैं इसमें इजेड के लिए सॉल्यूशन करूंगा। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फॉर द टीएम मोड, for the TM mode in rectangular wave guide। मतलब एनालिसिस कर रहे हैं रेक्टेंगुलर वेव गाइड के टीएम मोड के लिए, ठीक है। तो then propagating field wave equation for this mode in rectangular coordinate is del square Ez is equal to gamma square Ez। ठीक, gamma is the free space propagation constant outside to waveguide, and signals are propagate along to z axis, so Ez is proportional minus gamma gz। ठीक है, ये अपन एज्यूम कर लिया that this equation can represent in rectangular coordinate as such Ez del x square, Ay del y square प्लस गामा जी स्क्वायर, सॉरी ई जेड की कंपोनेंट है, जेड इजकल टू गामा स्क्वायर ई जेड। इसको सिंपली अपन ऐसे लिख दें, जो अभी अपन ने सोल्व किया था सेम टाइप ऑफ फॉर्म आ गया अपने पास। गामा जी स्क्वायर गामा स्क्वायर ई जेड इजकल टू 0। रेक्टेंगुलर वेवगाइड में टीएम मोड पर प्रोपोगेट फील्ड वेव इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। ये जेट इक्यू लिया क्योंकि अपना स्पेशली इन दिस मोड अलोंग टू जेट एक्सिस ओनली इज जेट कंपोनेंट इट प्रोपोगेट एज ए वेव। तो क्या निकालना है इस इक्वेशन के सॉल्यूशन से? करैक्टरिस्टिक्स निकालनी है और फील्ड पैटर्न निकालना है। तो सॉल्यूशन करेंगे तो इसी टाइप का सॉल्यूशन देखिए बैक मैंने एक जनरल मोड सॉल्यूशन इस टाइप में, हाँ फंक्शन में डिफरेंस है, इजेड का वहां ई था, केवल वही एक्स वाई का प्लेन है, वही अपने पास प्रोपोगेशन कांस्टेंट है। तो बाय द सॉल्यूशन ऑफ प्रीवियस जनरल आर्टिकल, एक जनरल वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से यहां पुट करना, अदरवाइज एग्जाम में आप वो सॉल्यूशन यहां पर शो नहीं करते हो, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से आपको शो करना। तो देखिए बाय प्रीवियस सॉल्यूशन में डायरेक्ट लिख रहा हूं,
ई जेट इज इक्वल टू ए साइन के एक्स एक्स प्लस बी कोस के एक्स एक्स, दूसरा ए बी सी साइन के वाई वाई डी कोस के वाई ई की पावर गामा जी जेड। वो टाइमिंग फैक्टर भी अपने पास इंक्लूड है समय क्यों, वो पहले अपने गामा में इंक्लूड कर दिया उसका प्रोपोगेशन कांस्टेंट। एंड रेस्टिगेशन इज के एक्स स्क्वायर के वाई स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर के वाई स्क्वायर दूसरी साइड में से लगा तो उसकी जगह अपन प्लस गामा स्क्वायर इजकल टू गामा जी का स्क्वायर। तो अब अपन को वैल्यूज निकालनी है कांस्टेंट्स ए बी सी डी के एक्स और के वाई की। वो किससे निकालेंगे? यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन ऑफ योर स्पेसिफाइड अलाइंड वेवगाइड। जो अपन एक वेवगाइड एज्यूम कर ली, उसका अलाइनमेंट भी एज्यूम कर लिया, तो उसकी बाउंड्रीज भी फिक्स हो गई। 4 बाउंड्रीज है और वो कंडक्टर वॉल्स हैं, क्योंकि वेवगाइड मेटेलिक प्लेन की होती है, मेटेलिक कवर्ड होलो ट्यूब होती है, तो मेटेलिक सरफेस है तो वॉल्स मेटेलिक है। और मेटेलिक पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या होता है? एक बाउंड्री कंडीशंस होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मेटेलिक सरफेस पर टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑलवेज 0 होता है और मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट ऑलवेज क्या होता है? 0 होता है। तो EX EY कंपोनेंट फील्ड कंपोनेंट्स भी अपन यहां पर एज्यूम करें। पहले अपन इस इक्वेशन को सिंप्लीफाइड करके KX KY AB को अपन रिड्यूस कर लेते हैं। तो मैं बाउंड्री कंडीशन यूज करके पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने की रिक्वायर्ड क्यों हुई कि अपने पास इस सॉल्यूशन में कांस्टेंट्स है A B C D KX और KY, तो इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कहां होगी? ऑन द वॉल्स ऑफ वेवगाइड। और रेक्टेंगुलर वेवगाइड की डायमेंशन वॉल्स को अपने फिक्स स्पेसिफाइड एज्यूम कर लिया। तो यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है। पहला है एक बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कि एट x बराबर 0, एक प्लेन है x बराबर 0 और मतलब x बराबर 0 एक डायमेंशन है जिसमें वेरीज हो रहा है 0 से b तक प्लेन, और एक x बराबर a, ये 2 प्लेन है और दोनों पर Ez x बराबर 0 और a बोथ आर पोजिशन Ez इज 0, क्योंकि टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा Ez का। वहां डायग्राम में जाइए कि 4 सरफेस हैं रेक्टेंगुलर वेवगाइड में, तो Ez कंपोनेंट और 4 आर सरफेस आर टेंजेंशियल है। तो अपने 2 प्लेन से वहां पर Ez 0 है, एट x बराबर 0 पर भी, एट x बराबर a पर भी, ठीक है। तो 2 बाउंड्री कंडीशंस यहां। और सिमिलरली एट y बराबर 0 एंड y बराबर b 2 प्लेन है, वहां पर भी Ez इज 0। और दूसरा bz कंपोनेंट, तो नॉर्मल कंपोनेंट 0 होता है, ठीक है। उस समय अपन पास अलग बाउंड्री कंडीशन से अपन इसको सोल्व करेंगे। तो ये बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके अपन इन कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर जो पहले वाली बाउंड्री कंडीशन है, इसमें b के लिए कोई कंडीशन नहीं है, b वेरीज फ्रॉम मतलब y वेरीज फ्रॉम 0 टू b, और इसमें क्या होगा? x वेरीज फ्रॉम 0 टू a। 4 बाउंड्री कंडीशंस है, जहां पर कौन सी बाउंड्री कंडीशन कि कंडक्टर वाल्व पे इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑलवेज 0 होता है, ठीक है। इसलिए टेंजेंशियल फोर्स 0 होता है, आपको पता होगा। कंडक्टर वाल्व पर इलेक्ट्रिक फोर्स टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, फोर्स 0 होता है, इसलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम रहता है। तो इस बाउंड्री कंडीशन को यूज करते मैं आपको कांस्टेंट्स बताता हूं क्या वैल्यू जाएगी।
तो पहले यहां अप्लाई कर रहा हूं मैं सर्किल कर रहा हूं कि पहले ये कंडीशन अप्लाई कर, x बराबर पूरे में 0 कर दें और EZ बराबर 0 कर दें, तो देखो क्या आएगा इस बाउंड्री कंडीशन से 0, ये 0, ये B, ठीक है, R नोट ये तो ऐसा रहेगा, C साइन KYY प्लस D कोस KY e की पावर गामा Z। अब दिस फैक्टर इज नॉट 0, इतने तो फिर पूरा फील्ड जीरो, कंपोनेंट प्रोपोगेशन 0 हो जाएगा, वहां तो XY की लिमिट कोई फिक्स ही नहीं है, तो इसका मतलब डेफिनेटली बराबर 0, तो B इक्वल टू 0। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन से एक कांस्टेंट डिटरमाइन हो गया कि B शुड बी 0 फॉर द सेटिस्फाई द फील्ड इक्वेशन अकॉर्डिंग टू बाउंड्री कंडीशन एट फर्स्ट वाल x बराबर 0। एक वाल के ऊपर एक बाउंड्री कंडीशन से एक कांस्टेंट आ गया, 4 बाउंड्री कंडीशन है अपने पास। तो देखिए सेकंड एट x बराबर a पर लें और उसमें x बराबर b इक्वल टू 0 हो गया, तो देखिए उसमें लिखेंगे तो 0 a साइन kxa और वो ब्रैकेट सेम e की पावर गामा z। तो देखो अपन क्लियर है कि a तो कांस्टेंट है नॉट 0 और ये फैक्टर्स भी इज नॉट 0 क्योंकि वेव का पार्ट है, तो इसका मतलब है कि साइन kxa इज इक्वल टू 0। तो बाय दिस kxa इज इक्वल टू कोई n पाई 0, n की वैल्यू भी पॉसिबल। अब 0 पर तो 0 अपने 0 ने 1 2 3 ले लेते हैं, 0 1 2 3 डॉट सारे नंबर पे होगा, पॉसिबल है। तो यहां पॉसिबल वैल्यू से kx की वैल्यू फाइंड हो गई n पाई अपॉन a। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन से दूसरी वैल्यू kx की आ गई, ठीक है। थर्ड बाउंड्री कंडीशन एट y बराबर 0, y बराबर 0 पर भी z क्या है 0, तो उस इक्वेशन में लिखें तो देखो ये तो एडजेक्टिव रहेगा पार्ट, इसमें b तो 0 होगा, एक ही पार्ट था a साइन का x तो सेम ही रहेगा। यहां ये पार्ट क्या हो जाएगा 0, d और ये 1 हो जाएगा तो d रह गया, एक ही पावर वो भी एडजेक्टिव रह गया, तो मतलब d इक्वल टू 0 आ गया, और कोई पार्ट तो 0 हो नहीं सकता, तो मतलब d इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये इस बाउंड्री कंडीशन के अकॉर्डिंग y बराबर 0 पर यदि z 0 है तो ये कांस्टेंट और कम हो गए। थर्ड लास्ट बाउंड्री कंडीशन y बराबर b, फिर सब्स्टिट्यूट कर d इक्वल टू 0 कर लें, तो देखिए अपने पास उसमें 0 a साइन kxx और c साइन kyb e की पावर गामा जी z। तो देखो ये फैक्टर नॉट 0 हो सकता है क्योंकि तो अपन फंक्शन पार्ट में है, और ये भी 0 नहीं है, z की वैल्यू नहीं है अपने पास कोई, तो मतलब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग साइन kyb इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि kyb इक्वल टू n पाई होना चाहिए, लेकिन n इंटीजर ले लिया तो m ले लेते हैं दूसरा पाई, तो मतलब ky इक्वल टू m पाई अपॉन b, जहां m की वैल्यू भी वही 0 1 2 3, तो मतलब kx और ky के मान भी आ गए और 2 कांस्टेंट के मान आ गए, 4 बाउंड्री कंडीशन से 4 वैल्यूज आ गई अपने पास, ठीक है। तो इन चारों वैल्यूज को रखे बाद सिंप्लीफाइड कर लेते हैं और kx ky की वैल्यू यहां पर भी रख लेते हैं। तो अपने पास आ गया Ez आफ्टर यूजिंग द बाउंड्री, a कांस्टेंट बचा है c कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट को मिला के कोई मैं a m n, क्योंकि कई कांस्टेंट्स आ गए m n के पॉसिबल वैल्यू के लिए, साइन
के एक्स की जगह एन पाई अपॉन ए एक्स, और साइन दूसरा सी के वाला तो के वाई की जगह एम पाई अपॉन बी वाई, और लास्ट वाला फैक्टर एक की पावर गामा जी जेड। दूसरा यहां लिख लें एन पाई अपॉन ए का स्क्वायर प्लस एन पाई अपॉन बी का स्क्वायर इजकल टू अपन गामा जी स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। ये अपने पास दूसरा रेस्टिगेशन आ गया। मतलब इस रेक्टेंगल वेवगाइड में टी एम मोड के लिए अपने पास आफ्टर यूजिंग बाउंड्री कंडीशन सिंप्लीफाइड प्रोपोगेटिंग फील्ड सॉल्यूशन तो ये आ गया, और कंडीशन अपने पास ये आ गई। तो अब अपन इनका जो एनालिसिस है कि EZ से अदर रिमेनिंग फील्ड निकालने हैं। जब AZ तो जीरो है, एक तो निकला हुआ है, 6 कंपोनेंट होते हैं, 6 में से एक तो फाइंड कर लिया, एक जीरो है Z, तो 4 कंपोनेंट बचे हैं, वो फील्ड अपन मैक्सवेल इक्वेशन से निकालेंगे। और इसके द्वारा अपन सारी इसी क्रॉस प्रोपोगेशन के लिए जो प्रोपोगेशन की कंडीशन है, कट ऑफ की कंडीशन है, उसके बेसिस के ऊपर अपन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो कल इसी को आगे अपन सॉरी यहाँ तो इसी जो इक्वेशन लिखा हुआ है, इस इक्वेशन को मैं यूज करके आगे फील्ड पैटर्न और कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट निकालेंगे। वो चल रहा है अपना टीएम मोड फॉर द रेक्टेंगुलर वेवगाइड। ठीक है, ओके, थैंक्स।